Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn we are in week number 16 and in 32 lecture number 32, and we are going to study NVM scheduling. Okay, NVM stands for non volatile memory. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये जो NVM होता है, अभी तक हमने ये शेड्यूलिंग देखी थी हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क के बारे में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, बट हमने और बहुत सारी हमारे पास डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमने नहीं देखा, और हम चाहते हैं कि हम उनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन हासिल करें। सो आज हम जो है NVM टाइप की जो डिवाइसेस हैं उनको देखेंगे। जो रैम की किस्म की डिवाइसेस हैं जैसा कि सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसके बारे में हम देखेंगे और इस शेड्यूलिंग को हम स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम just discussed apply to mechanical platters. Okay, so what about these kind of devices? इनके बारे में क्या होगा? Okay, they focus primarily or minimizing the disk head movement. तो यहाँ तो डिस्क हेड मूवमेंट है ही नहीं। ये जो डिवाइसेस हैं ये रैम की तरह हैं, जैसा कि आपकी स्ट्रेट लाइन की मेमोरी है, उसके अंदर आपके जैसे बफर्स होते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर हुआ हुआ है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, तो इसको कैसे करेंगे? सो इसको स्टूडेंट्स, इसको एक्सेस करने के लिए सबसे बेहतरीन पॉलिसी जो यूज़ की जाती है दैट इज़ FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस तरह से इसको हैंडल किया जाता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ी आसानी से इसको हैंडल कर लिया जाता है। बट इसमें क्या होता है कि राइट जो रिक्वेस्ट होती है उनमें प्रॉब्लम होती है। राइट रिक्वेस्ट के लिए हम कोई एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं जो FCFS के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट हों। ओके, सो सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो उसको रैंडम एक्सेस जब हम करेंगे राइट के अंदर तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आ जाएगी। ओके, वन वे टू इम्प्रूव। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है इन डिस्क के अंदर कि इनका लाइफ स्पैन जो है वो कम होता है। इनके अंदर बार बार रीड एंड राइट करेंगे तो ये डिस्क खत्म हो जाती हैं। सो वन वे टू इम्प्रूव द लाइफ स्पैन एंड परफॉर्मेंस ऑफ NVM डिवाइसेस ओवर टाइम इज टू हैव द फाइल सिस्टम इन्फॉर्म द डिवाइसेस व्हेन फाइल्स आर डिलीटेड। कब फाइल्स को डिलीट करना है, सो दैट द डिवाइसेस कैन इरेज द ब्लॉक्स those files were stored on। तो उन ब्लॉक्स को डिलीट कर दे और वो जो है आपकी ब्लैंक स्पेस के तौर पर अवेलेबल हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो गार्बेज कलेक्शन को किस तरह से हैंडल करती हैं, और इसका अगर गार्बेज पड़ा होगा तो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी। तो गार्बेज को कैसे हैंडल करते हैं? कंसीडर NVM डिवाइस अंडर रैंडम read and write load. Assume that all blocks have been written to, but there is free space available. Garbage collection must occur to reclaim space taken by invalid data। ठीक है, सो ऐसा डेटा जो कि गार्बेज के अंदर है उसको रिक्लेम किया जाए ताकि उस डेटा जो है स्टोर करने के लिए जगह हमारे पास अवेलेबल हो। सो इस तरह से स्टूडेंट्स NVRAM को हम बेहतर बना सकते हैं, उनका लाइफ स्पैन बेहतर बना सकते हैं। सो ऐसे एल्गोरिदम जो उनके लिए बेहतर है उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट के। आपकी जो डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, चाहे हार्ड डिस्क है चाहे SSD है, उसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, सो इसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, okay, operating system is responsible for several other aspects of storage devices management। किस तरह से करता है ये देखते हैं। उसमें इन डिस्क ड्राइव को इनिशलाइज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बूट ड्राइव को मैनेज करना उसकी डिवाइसेस है, और बैड ब्लॉक रिकवरी या बैड ब्लॉक की इंफॉर्मेशन रखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे यानी फंक्शन परफॉर्म करता है। सो देखते हैं कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है डिस्क के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राइव की फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है, पार्टीशनिंग क्या होती है और वॉल्यूम्स क्या होते हैं। न्यू स्टोरेज डिवाइस, जब स्टोरेज डिवाइस आती है तो वो ब्लैंक स्टेट में होती है। सो ब्लैंक स्लेट की तरह होती है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं बनी होती।
इट इज जस्ट अ प्लेटर ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल, सिर्फ वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है और कुछ भी नहीं होता, यानी उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। और सेट ऑफ अनइनिशियलाइज्ड सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल्स, बिफोर अ स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर डेटा इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स दैट द कंट्रोलर कैन रीड एंड राइट। सो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब डिस्क को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर ट्रैक्स लगाने हैं, सेक्टर्स क्रिएट करने हैं, सिलेंडर्स बनाने हैं, जिसके अंदर आपने डेटा को राइट करना है, उसके अंदर ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक की सूरत में आप डेटा राइट करेंगे। सो ये एक तरीका होता है। सो आप क्या करते हैं, आप लो लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं। सो लो लेवल फॉर्मेटिंग जब आप करते हैं तो लो लेवल फॉर्मेटिंग जो है वो आपकी जो डिस्क मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको नॉर्मली करके आपको भेज देता है। सो आपको ये नहीं करना पड़ता। वो जो लो लेवल फॉर्मेटिंग है उससे क्या होता है, उससे डिस्क के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं। वो जो डेटा होता है वो उसके अंदर राइट हो जाता है। वो कैसे होता है कि स्ट्रक्चर फॉर एक सेक्टर के लिए और पेज के लिए, ठीक है। सो कैसे होता है, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ हेडर, यानी वो हेडर उसके ऊपर होता है, ठीक है, उसका डेटा एरिया होता है और ट्रेलर होता है। और आपको पता है ये तीनों चीजें मिलके क्या बनती है, लिंक लिस्ट बनती है। सो ये लिंक लिस्ट की सूरत में डेटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है अगर ये लिंक्ड एलोकेशन हो तो। द हेडर एंड ट्रेलर कंटेन इंफॉर्मेशन यूज बाय कंट्रोलर सच एज सेक्टर, पेज नंबर एंड एरर डिटेक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें मैनेजमेंट के लिए हो जाती हैं, पॉइंटर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, लिंक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ के अंदर डेटा। सो जितने बड़े डेटा के ऊपर हम ये चीज क्रिएट करेंगे, ये स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेटा उतना ही कम वेस्ट होगा। अगर हमने जो यूनिट है हमारा वो छोटा रखा तो हमारी जो वेस्टेज है वो ज्यादा होती जाएगी, हमारा जो फालतू का जो चीजें हैं वो ज्यादा उसके अंदर हो जाएंगी, तो हमारी स्टोरेज वेस्ट हो जाएगी। इस चीज को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं एलोकेशन यूनिट, ठीक है। सो जो अगर कि ये अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर इधर आपको लिखता हूँ DIR के DIR ही लिखते हैं, ओके। सो ये चीज़ अगर हम लिखें और इसको मैं स्मॉल करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है। सो यहाँ पर ये मेरे पास लिखता है CD और DIR, ओके। नाउ अब देखिए ये यहाँ पर मेरे पास ये चीज रखता है। अगर मैं इस ड्राइव को फॉर्मेट करूंगा, वॉल्यूम लिखूंगा और ये वॉल्यूम सीरियल नंबर देता है एंड सो ऑन, ओके। सो इट इज नॉट डॉस। सो डॉस की बहुत सारी कमांड्स यहाँ पे नहीं चलेंगी। सो बट अगर मैं इसको फॉर्मेट करूं तो ये मुझे बताएगा कि कितना डेटा जो है वेस्ट हुआ है, कितना एलोकेशन यूनिट्स के अंदर यूज हुआ है। सो इस तरह से ये शो करता है, ठीक है। सो वेस्टेज जो है वो हमें पता होती है कि कितना डेटा जो है वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो अगर लाइक जैसे मिसाल आपको देता हूँ। सो स्टूडेंट अगर फर्ज करें मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ तो फोल्डर एज सच खुद कोई चीज नहीं है, उसके अंदर हम फाइल रखेंगे, वो एक मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ठीक है। सो उसके अंदर हम जो फाइल रखेंगे उसको स्पेस लेगी, लेकिन आप याद रखिएगा जब फोल्डर आप क्रिएट करेंगे तो फोल्डर भी स्पेस लेगा, ये नहीं है कि वो स्पेस नहीं लेगा हार्ड डिस्क के अंदर। सो ये इस तरह जो आपकी जो, और जब भी आप कोई एक एंटिटी क्रिएट करेंगे तो उस एंटिटी को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं एलोकेशन यूनिट। सो हर एक चीज, हर एक फाइल या फोल्डर या कोई भी चीज आप क्रिएट करते हैं तो उसकी क्रिएशन के लिए आपको एक एलोकेशन यूनिट उसके अंदर वेस्ट होता है, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि आपकी डिस्क के अंदर आप जितनी, अगर आप बहुत ज्यादा फाइल्स बनाएंगे तो क्या होगा, आपका एलोकेशन यूनिट जाया होंगे, काफी सारी स्पेस जाया हो जाएगी। अगर आप लार्ज साइज की फाइल्स बनाएंगे तो एलोकेशन यूनिट कम हो जाएंगे और आपकी वेस्टेज भी कम हो जाएगी, ओके। नाउ हम बात करते हैं लो लेवल फॉर्मेटिंग की। सो ये फैक्ट्री से लो लेवल फॉर्मेटिंग जो है होके आ जाती है, ये लिखा हुआ है आपको मालूम है। सो आप ये देख सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स लो लेवल फॉर्मेटेड एट द फैक्ट्री, मोस्ट ड्राइव्स आर लो लेवल फॉर्मेटेड एट द फैक्ट्री। सो आप ये देख रहे हैं कि ये चीजें आपको मालूम होती जा रही हैं, ओके। नाउ आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि और इसी तरह जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग के अंदर जो है ना डिफरेंट सेक्टर के साइजेस होते हैं। मसलन
512 बाइट्स का सेक्टर हो सकता है, 4 किलो बाइट का सेक्टर हो सकता है। सो ये चीजें हम जो है ना रैम के अंदर जब मेमोरी को हमने पढ़ा था तो वहां पे हम देख चुके थे। तो ये सारी चीजें जो है ना वो लिंक्ड होती हैं सारी, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं उस वक्त ये सारा डिसीजन होता है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये लिखा होता है कि वो कितने बाइट्स जो हैं वो का एक सेक्टर होगा, ठीक है। नॉर्मली 512 बाइट्स का एक सेक्टर होता है। सो हम ये देख सकते हैं, हमें पता होता है हम किसी भी सेक्टर को जब आप क्रिएट करते हैं तो इतने सेक्टर, जब बूट सेक्टर मसलन फर्ज करें क्रिएट करते हैं तो इतने बाइट्स का होता है। सो बूट सेक्टर जो है क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे मैं स्टॉप करके अगर आपको एक चीज दिखाना चाहूँ, ओके स्टूडेंट्स, ये एक फाइल है जो कि bsha.bin के नाम से ये बाइनरी फाइल है, और ये हमने बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे थे तो उसके अंदर ये एक बूट सेक्टर है हमारा, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे बूट सेक्टर कैसे, ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं थोड़ा सा ये आपको सेक्टर का बताता हूँ कि सेक्टर कैसे होता है, फिर आपको ये बूट सेक्टर के बारे में बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, आप देखिए कि अगर मैं इसकी जो स्टार्टिंग की ये शुरू की है और आप देखिए कि हर वैल्यूज जो है वो पेयर की सूरत में आपके दो वैल्यूज, यानी हर आपके अंदर इसने डेटा इस तरह से करके रखा हुआ है, दो बाइट्स की सूरत में रखा हुआ है। सो ये एक वैल्यू है, फिर ये दूसरी वैल्यू, यानी उसने दो हेक्साडेसिमल नंबर्स जो हैं स्टोर करवाए हुए हैं हर बाइट के अंदर। ओके, सो 8 बिट्स की एक बाइट होती है और आपका हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट्स जो होती हैं वो एक हेक्साडेसिमल नंबर को स्टोर करती हैं। सो ये दिस इज अ मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो ये मशीन लैंग्वेज है जो आपको नजर आ रही है इस वक्त। ओके, इस इधर तक, यहाँ तक, ये इस इधर तक, ये कुछ और चीज है, ठीक है। सो ये मशीन, और ये एड्रेसेस हैं जो आपको नजर आ रही हैं इसके अंदर बूट सेक्टर के अंदर, जो रैम के अंदर फिर ये लोड होंगे। ये सारी वैल्यूज जो है रैम के अंदर लोड होंगी। मैंने जब इसको ओपन किया तो ये रैम में इस जगह पे लोड हुआ हुआ है। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जब मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आप ये देखिए, मसलन मैं इसको स्टार्टिंग में चला जाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले। सो ये पहला डेटा मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप देखें यहाँ पर ये इसको शो कर रहा है कि 0। सो सेक्टर के अंदर ये 0 एड्रेस है, ठीक है। सो ये इसका ऑफसेट 000 है और इसकी वैल्यू 0 है, ये डेसिमल वैल्यू है। ओके, मैं अगर सेकंड को करूं तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। सो 0 से स्टार्ट हुआ 1 और ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। सो मैं आखिरी के ऊपर आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ ये आखिरी जो है ये क्या है, ये आप देखें 511। इसका मतलब मेरा जो कंप्यूटर है वो 512 बाइट्स का एक सेक्टर यूज कर रहा है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं आपके सामने, मैं इसको प्रैक्टिकली ये आपको परफॉर्म कर रहा हूँ। नाउ अब वो जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले रेज किया था कि बूट सेक्टर, यकीनन आपके जहन में अभी तक ये बात आ रही होगी कि बूट सेक्टर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी सेक्टर के आखिरी दो जो वैल्यूज हैं उसके अंदर वैल्यू 8855 पड़ी हो, ठीक है, क्या वैल्यू पड़ी हो, 8855, ठीक है। अगर ये वैल्यू पड़ी हो तो इसका मतलब ये है कि वो जो सेक्टर है वो बूट सेक्टर है, ठीक है। अगर आप किसी सेक्टर के अंदर ये वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब दिस इज अ बूट सेक्टर। सो ये बूट सेक्टर बनाने का ये मेथड है, ये मैकेनिज्म है, और ये असेंबली के अंदर हम लिखते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये असेंबली के अंदर लिखा हुआ है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ओके, नाउ आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ये बूट सेक्टर इस तरह से हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। सो ये जो बूट सेक्टर है इसको लोड करने के लिए आपको लोडर की जरूरत होती है। उस लोडर के जरिए से इस बूट सेक्टर को आप मेमोरी के अंदर लोड करते हैं, लॉन्च करते हैं। सो पहला जो आपका होता है वो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जो इस बूट सेक्टर को लोड करता है। इस बूट सेक्टर के अंदर आगे फिर कर्नल का आपने एड्रेस दिया होता है कि कर्नल की जो फाइल क्या है, एक लूप लगाते हैं और कर्नल को कॉल करते हैं। और कर्नल जो होता है वो बेसिकली आपका उसके अंदर लूप एक लगा होता है और वो लूप के अंदर सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता जाता है, और आप जो भी काम करते हैं वो उसको हैंडल करता है, उसके लिए प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे कि नहीं यार, इन सर ने तो ये कहा है कि 8855, ठीक है, तो लेकिन ये लिखा हुआ तो इस तरह से है कि 88 बाद में लिखा हुआ है और 55 पहले लिखा हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये मशीन की एक
और ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूँ। सो मशीन क्या करती है, मशीन जो है 16 बिट को एक ही वक्त में रीड करती है, ठीक है। सो वो क्या करती है, एक बिट ये है, एक बिट ये है। सो वो क्या करती है, जो लास्ट वाले जो वैल्यू होती है उसको पहले लेती है, ये वाली जब इस पूरे डेटा को वो उठा के लेके जाएगा तो स्टार्टिंग में ये होगा, पहले वो इसको एग्जीक्यूट करेगा फिर इसको करेगा। सो मशीन जो रीड करती है वो इसको रीड करती है फिर इसको रीड करती है, फिर क्या करती है, इसको रीड करती है फिर इसको रीड करती है। सो इस तरह से काम करती है। ओके, इसीलिए मैंने ये कहा कि मशीन क्या करती है, पहले इसको रीड करेगी फिर इसको रीड करेगी। सो ये मशीन का डिफॉल्ट है। सो चलें, इसी बहाने आपको ये चीज भी पता चल गई। सो स्टूडेंट्स वापस अपने लेसन पे आते हैं और अपने लेसन को डिस्कस करते हैं। ये एक जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड या रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ थी जो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। सो ओके, इसको शेयर कर लिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे लो लेवल फॉर्मेटिंग की या ब्लॉक्स वगैरह की बात कर रहे थे। सो अब बात करते हैं कि जो आपके ब्लॉक्स बनते हैं, आपने देखा कि जो आपका सेक्टर का साइज था वो इतना था मेरे कंप्यूटर में, ठीक है। और मेरे बाज कंप्यूटर उसको 4 किलोबाइट का भी लेते हैं। ओके फाइन, जैसा भी करें, जो कंप्यूटर जो लेता है। मेरा जो कंप्यूटर है विंडोज 10 यूज कर रहा है। सो विंडोज 10 इसका मतलब है कि इतने बाइट्स यूज कर रहा है एक सेक्टर के लिए, ठीक है। सो ये भी आपको पता चल गया। और ओके, अगर लिनक्स वगैरह पे आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसी तरह जैसे मैंने ये देखा है, ठीक है। ओके, ये हेग्स एडिटर स्टूडेंट्स, ये फ्री एडिटर है, इंटरनेट के ऊपर मौजूद होता है। आप डाउनलोड करके इससे जो बाइनरी फाइल्स हैं उनको ओपन करके देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आप अपनी सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम कंपाइल करते हैं ना, तो आपकी वो जो बाइनरी फाइल बनती है उस बाइनरी फाइल को हेग्स एडिटर के अंदर ओपन करें तो वो इसी तरह ओपन करेगा जैसे मैंने ओपन किया। उसके अंदर जो जो चीज़ लिखी होगी वो आपको मशीन लैंग्वेज आपको शो करवाएगा। सो आपको मशीन लैंग्वेज के बारे में भी पता चलेगा कि आपने क्या वहां पे लिखा था और मशीन लैंग्वेज में वो कैसे कन्वर्ट हुआ। ओके, नाउ स्टूडेंट, इसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपनी डिस्क को आप लोग फॉर्मेट करते हैं। जब आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क के अंदर ट्रैक्स बनते हैं और सेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, और सिलेंडर्स बन जाते हैं और डिस्क को एक्सेस करते हैं। और इसके ऊपर मैं काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर चुका हूं, सो इसको नहीं डिस्कस करूंगा, बस आगे चलता हूं। आगे स्टूडेंट, ये होता है कि जब आपके पास हार्ड डिस्क आती है तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, आप पार्टीशन करते हैं डिवाइस के ऊपर, यानी उसको पार्टीशन बनाते हैं, ठीक है। और इस पार्टीशंस के यानी पार्टीशन करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए एक पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्राइमरी पार्टीशन बना देते हैं या एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। इसी तरह एक डिस्क के ऊपर आप बहुत सारे पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये पार्टीशंस आप लिनक्स अब डिफरेंटली करती है, यूनिक्स डिफरेंटली करती है, विंडोज डिफरेंट करती है। तो लिनक्स क्या करती है, लिनक्स जब पार्टीशनिंग करती है तो नॉर्मली लिनक्स के अंदर जब पार्टीशन क्रिएट होते हैं तो वो स्लैश का एक पार्टीशन क्रिएट होता है जिसे रूट बोला जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम लोग यूजर के लिए अलग पार्टीशन बना लेते हैं /USR के नाम से। स्वैप का एक पार्टीशन लिनक्स के अंदर बनता है, वो यानी वर्चुअल मेमोरी के लिए आपका हैंडल करने के लिए वो पार्टीशन होता है। इसी तरह और बहुत सारे आपके फाइल स्टोर करने के लिए डिफरेंट चीज़ों के लिए आप बना सकते हैं पार्टीशन। और उस पार्टीशन की इंफॉर्मेशन जो है, पार्टीशन आप क्रिएट कैसे करते हैं, fdisk यूटिलिटी के जरिए। और पार्टीशन जब क्रिएट हो जाते हैं, फर्ज करें आप लिनक्स के ऊपर लॉगिन हुए हो तो लिनक्स के अंदर एक फोल्डर होता है /etc के नाम से, और ये आप लैब के उसके अंदर पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें। सो ये वाला फोल्डर होता है, इसके अंदर एक फाइल पड़ी होती है fs टैब की। अगर इस फाइल को आप व्यू करें तो इसके अंदर आपकी पार्टीशन की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है और ये रीड ओनली फाइल होती है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये फाइल जो होती है जब भी आप पार्टीशन को माउंट करते हैं इसके अंदर उसकी एंट्री हो जाती है। ओके, सेकंड स्टेप, पहला स्टेप आपने पार्टीशन लगा दिए जितने आपको चाहिए थे, आपने 2 3 4 5, जैसे आप अगर विंडोज के अंदर बात करें तो आप C/D/E/F/G/H एंड सो ऑन सैकड़ों पार्टीशन आप लगा लेते हैं। ओके, इस तरह। ओके स्टूडेंट, सेकंड स्टेप की तरफ हम आते हैं। सेकंड स्टेप इज वॉल्यूम क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। और वॉल्यूम क्या चीज है, वॉल्यूम हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा था मैंने रेड यूज किया था या ZFS के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी थी। सो स्टूडेंट, उस तरह से हमने क्या किया, हमने बहुत सारी डिस्क के ऊपर एक वॉल्यूम बना दिया। सो हम वॉल्यूम क्रिएशन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम क्रिएशन पहले करते हैं, बाद में उसके ऊपर पार्टीशनिंग करते हैं, ठीक है। सो
तो ये मेथड होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम वॉल्यूम बना देते हैं। जैसे मसलन रेड का लेवल, रेड 1+0 मैंने यूज किया, तो मैंने फर्ज करें मेरे पास 3 टेराबाइट की 3 डिस्क हैं, तो 3 कितने हो गए, 9 टेराबाइट्स मेरे पास अवेलेबल हो गए। ऑब्वियसली 9 पूरे के पूरे नहीं आएंगे, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मसलन 8 उसमें 8 पॉइंट समथिंग टेराबाइट की डिस्क थोड़ी बहुत जो है वो रिलायबिलिटी के अंदर वो चली जाएगी। ओके, सो इस तरह से आप चाहें तो वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। सो एक बड़ा वॉल्यूम बनेगा, मसलन 9 टेराबाइट का एक बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा, और उसके अंदर फिर हम पार्टीशनिंग करेंगे कि मसलन हम कहते हैं कि 2 टेराबाइट का एक हम पार्टीशन बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं एंड सो ऑन, और बाकी के अंदर हम अपना डेटा रखते हैं। और फर्ज करें कि हम 2 पार्टीशन बना देते हैं, तो हमारे पास जो यानी 2 टेराबाइट तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज कर लिया, तो हमारे पास 9 टेराबाइट थे, तो बाकी कुछ जो बच गया उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके हम 2 पार्टीशन और बना सकते हैं। सो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि हमारी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह कर सकते हैं। सो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो वॉल्यूम होता है ये लॉजिकल चीज होती है, ये फिजिकल नहीं होती। डिस्क फिजिकल होती है, डिस्क बहुत सारी डिस्क को मर्ज करके एक वॉल्यूम बनाया जाता है। सो इस तरह से वॉल्यूम्स बनते हैं। ओके, सो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख चुके हैं, जब रेट वगैरह के बारे में पढ़ा था या ZFS के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो स्टेप है, थर्ड स्टेप इज लॉजिकल फॉर्मेटिंग। अब आप क्या करेंगे, अब आप वो जो वॉल्यूम बनाया हुआ है उसके ऊपर पार्टीशन क्रिएट करके उसको फॉर्मेट करके और फॉर्मेट करके उनको यूटिलाइज करेंगे। जब आप फॉर्मेट करेंगे तो उसके ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर्स बन जाएंगे और आप उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि CDEF है, इस तरह के बन जाते हैं। सो मैं एग्जाम्पल, ये थोड़ी सी डिंग है जो बुक के अंदर डायग्राम दी गई थी, सो मैं अपनी डायग्राम यूज कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये वाली डायग्राम मैं यूज करूंगा, बट इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता जाता हूँ ताकि, और इसी तरह मैं डिस्क को थोड़ा सा मूव भी करता जाऊंगा ताकि आपको ये चीजें नजर आएं। ओके, सो स्टूडेंट, मेरा ये कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर के अंदर ये एक डिस्क 0, डिस्क 1, ये 2 डिस्क लगी हैं। ये SSD है जो 250 गीगाबाइट की है, और ये जो है 500 GB की सेकेंड डिस्क है। सो ये 2 मेरे पास डिस्क हैं, ये SSD और ये दूसरी जो है आपकी नॉर्मल जो है डिस्क लगी है। ये मेरे लैपटॉप के अंदर ये 2 डिस्क हैं। अब देखिए आप विंडोज किस तरह पार्टीशनिंग करता है। सो पर डिस्क स्टूडेंट्स हम मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन लगा सकते हैं, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, एक डिस्क के ऊपर याद रखिएगा 4 पार्टीशन मैक्सिमम लग सकते हैं। नाउ अब देखिए मसलन जैसे ये डिस्क है मेरी, ठीक है, इस डिस्क के ऊपर एक पार्टीशन, ये प्राइमरी पार्टीशन है, ये भी प्राइमरी पार्टीशन है, ये भी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्राइमरी पार्टीशन, और ये डार्क ब्लू से पता चल रहा है। इसी तरह ये जो ग्रीन वाला है ये भी प्राइमरी पार्टीशन है, इसको एक्सटेंडेड पार्टीशन बोलते हैं, और इसके अंदर आप लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह आप नंबर ऑफ पार्टीशन ज्यादा कर सकते हैं। सो आपको ये एडवांटेज है, ये आप स्ट्रेटेजी आपके अंदर होती है। सो ये जो है ये लॉजिकल पार्टीशन है, ये रियल पार्टीशन है। ठीक है, सो लॉजिकल पार्टीशनिंग आपने क्या किया, एक पार्टीशन लगाया, उसके लॉजिकल हिस्से कर दिए। इस तरह आपके पास क्या हो गया, आपके पास ड्राइव लेटर ज्यादा हो गए, आपने अपनी पार्टीशन को सेपरेट कर दिया, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। सो आप डिफरेंट यानी आप मैनेजमेंट यूनिट आप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। और पार्टीशन करने के अलावा अगर आपने किसी को फॉर्मेट करना है, फर्ज करें ये पार्टीशन है, तो राइट माउस क्लिक किया और आप इसको अगर कहेंगे कि फॉर्मेट यानी सॉरी ये पिक्चर है, ओके, सो सॉरी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको ओपन करके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ इस टूल को। ओके, सो मेरे पास ये टूल आ गया। ठीक है, इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि डिस्क मैनेजमेंट। सो डिस्क मैनेजमेंट में जब करूंगा तो ये मेरे पास डिस्क आ गई। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास डिस्क के अंदर ये सारे। अब अगर मैं इसके ऊपर पार्टीशन में फर्ज करें मैं इसको फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं राइट माउस क्लिक करूंगा और मैं कहता हूँ फॉर्मेट। अगर मैं फॉर्मेट करूंगा तो ये फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, सो इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं ड्राइव लेटर इसका चेंज कर सकता हूँ। ये F है, मैं कुछ और कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि चेंज कर दो, इसको यहाँ से क्लिक करके मैं कुछ और कर सकता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो चीजें हैं हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर कोई अनफॉर्मेटेड स्पेस हो तो राइट माउस क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर पार्टीशन कोई अनएलोकेटेड स्पेस हो तो उसके ऊपर मैं पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरे पास USB होती है यहाँ पर, तो मैं आपको USB पे ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता था और आप खुद भी कर सकते हैं घर में। ओके,
सो यहाँ पे आप जब यूएसबी को प्लग करेंगे यहाँ नजर आ जाएगी, आप उसको डिलीट करके पार्टीशन दोबारा से क्रिएट करके देख सकते हैं आप कैसे क्रिएट होता है। सो ये मुख्तसरन मैंने आपको बताया। आप वापस स्टूडेंट्स अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। ओके, इसको क्विकली मैं अपने लेक्चर को मूव करता हूँ। सो इसका मतलब यह है कि इस तरह से हम डिस्क को पार्टीशनिंग कर सकते हैं। नाउ बूट ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो ब्लॉक जिसके अंदर बूट की इंफॉर्मेशन, यानी जिस बूट सेक्टर के अंदर मैंने बूट की इंफॉर्मेशन रखी, दैट इज बूट सेक्टर, और जो ब्लॉक होगा वो बूट ब्लॉक होगा। ठीक है, सो इस तरह से होगा। ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी ये करके दिखा दिया। सो आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मेरी वीडियोस बहुत बड़ी हो रही है, सो मैं ज़्यादा डिस्कशन के अंदर नहीं जाऊंगा, इसको मुख्तसर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस तरह जो आपका जब बूट आप करते हैं ना, तो आपका हर जो प्राइमरी पार्टीशन होता है उसके अंदर एक ये कर सकते हैं कि उस हर प्राइमरी पार्टीशन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उन सब जो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी होगी? MBR के ऊपर पड़ी होगी, जिसको मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर ये सारी चीजें पड़ी होती हैं। उसके अंदर बूट कोड भी होता है, पार्टीशन टेबल की इंफॉर्मेशन भी होती है। सो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है आपका यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या करती है, वो पार्टीशन के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पे बूट रिकॉर्ड रख देती है, मास्टर बूट रिकॉर्ड को नहीं यूज करती। लेकिन लिनक्स जो होता है वो मास्टर बूट रिकॉर्ड को यूज करता है, बट विंडोज 10 जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड को यूज करती है। सो अगर विंडोज भी विंडोज 10 मास्टर बूट रिकॉर्ड को यूज कर रही है और आप लिनक्स इंस्टॉल करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, सो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो याद रखिएगा, तो मास्टर बूट रिकॉर्ड सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है। अगर आपने विंडोज पहले इंस्टॉल की, उसके बाद लिनक्स इंस्टॉल की, तो वो मल्टी बूटिंग में आ जाएंगी, लेकिन आप उसको जब लिनक्स को रिमूव करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने उसको रिमूव करना है तो दैट इज अ ट्रिकी पार्ट। उसके लिए आप मास्टर बूट रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेंगे ताकि वो विंडोज के लिए हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो लिनक्स ने उसके ऊपर बूट की इंफॉर्मेशन रखी होगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लिनक्स या यूनिक्स जो होता है वो ज्यादा बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर हमेशा अपनी एंट्री रखता है, फुट होल्ड अपना रखता है। ओके, सो इससे आगे चलते हैं। ना ये बूट रिकॉर्ड के बारे में हमने बात की। सो होपफुली स्टूडेंट्स ये बहुत सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड होंगी। इसके अलावा बहुत इंफॉर्मेशन है, बट वी कैन नॉट गेट इनटू द डीप डाउन। सो जितना जाएंगे, दिस इज अ रैबिट होल, दिस विल नेवर एंड्स। और इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम लोग अगर जितनी मर्जी वीडियो हमारे हम रिकॉर्ड करते रहे, खत्म नहीं होगा। सो मैंने कोशिश की है कि मोस्ट रिसेंट, मोस्ट एक्यूरेट और बेहतरीन चीज़ें जो अभी तक आप मार्केट के अंदर हैं वो आपको बता दी जाएं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अब मालूम है। सो दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर। सो इस कोर्स का ये आखिरी लेक्चर है। सो विश यू गुड लक फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स। सो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फाइनल प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे, पेपर प्रिपेयर करेंगे और पेपर को प्रिपेयर करके फाइनल एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट।